Okay, so today's topic is write down double circulatory system. Double circulatory system. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? So in human beings, the blood circulatory, the circulatory system is an example of double circulation. What is the meaning of double circulation? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? A circulatory system, a circulatory system in which the blood travels twice through the heart. Through the heart in one complete cycle. In one complete cycle of the body is called double circulation. मतलब एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड दो बार हार्ट में आता है. कितनी बार आता है? दो बार. इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी. एक कंप्लीट जब साइकिल होती है तो हार्ट में दो बार आया है. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. ट्वाइस का मतलब समझते हो ना? टू टाइम्स. So double circulation are classified into two parts. तो जो डबल सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप से है. एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, है ना? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सर्कुलेशन है लंग्स एंड हार्ट के बीच में. ठीक है. और ये सर्कुलेशन है हार्ट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट. ठीक है. तो डबल सर्कुलेशन समझ में आ गए? अच्छा, एक कंप्लीट साइकिल में दो बार ब्लड सर्कुलेट होगा, दो बार हार्ट में ट्रेवल करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट सिस्टमिक. अब इसका मैकेनिज्म आप समझो क्या होता है, कैसे होता है. देखो, तो हम यहां पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे. क्या बनाएंगे? ब्लॉक डायग्राम. पूरा हार्ट नहीं बनाएंगे. सो वी हैव, लेट्स से, दिस एज अ हार्ट. क्या हुआ, लिख नहीं पाया? क्या नहीं लिख पाया था?
और ये लिख के बैठ गई, मीनू तो लिख के बैठ गई। तो तुम लोग क्या स्लो चल रहे हो? मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, इससे स्लो क्या हो सकता है? तुम लोग पता नहीं क्या सुसज्जा वाले केस में हो रहे हैं, सजा धजा के एकदम पत्ती फूल। और नोट्स होने चाहिए, नोट्स पढ़ने लायक होने चाहिए। उसमें क्या फूल पत्ती थोड़ी ना बनानी है। अब देखो, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ में आ गई? हियर वी हैव दिस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द लंग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट, और इसके नीचे हो गए हमारे बॉडी ऑर्गन्स। क्या हो गए? बॉडी ऑर्गन्स। अब देखो, तो लंग से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स के। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड का मतलब द वन विच इज कैरिंग ऑक्सीजन। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद V1 वॉल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाएगा थ्रू एओर्टा। बोलो, दैट इज द मेन आर्टरी। आ गई बात समझ में? एंड कैरिंग द oxygenated blood to whole body. The body will utilize the oxygen for the different metabolism, है ना, respiration वगैरह, and it will produce CO2। और ये CO2 कहाँ पे आएगा लेके? किसके थ्रू आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड किसके थ्रू आएगा? वेना कैवा, दैट इज मेन वेन्स। ठीक है, कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट एट्रियम से किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से फिर ये किधर जाएगा? बोलो, किधर जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? CO2 मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, बट किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। हो गया? तो यहां पे दो सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक तो हो रहा है हार्ट से लंग्स के बीच में, ये वाला सर्कुलेशन, इसको बोलेंगे क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो एक हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है, इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई बात समझ में? डायग्राम से समझा पाओगे? इसी तरीके का डायग्राम बनाना है। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? लेफ्ट एट्रियम से। इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। So this is what we call double circulatory system. Now ये तो ह्यूमन का हो गया, नोट कर लिया। हेलो, हाँ, हो गया, मिटा दे इसको।
चलो, अब हमने देखा कि ह्यूमन में मैमल्स मैमल्स मतलब इन ऑल द मैमल्स द एनिमल्स such as mammals including humans, ठीक है, humans and birds have four chambered four chambered heart फोर चैम्बर्ड हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट में दो एट्रिया होंगे, एट्रिया मतलब समझे, एंड टू वेंट्रिकल्स होंगे। चार चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें दो एट्रिया और दो वेट। अब तो आपने देखा था, अभी बनाया, दैट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड दीज आर वॉल्व्स, ठीक है, V1 वॉल्व, V2 वॉल्व एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो इस साइड का है, ये लेफ्ट साइड दो चैम्बर हो गए और दो चैम्बर राइट साइड में हो गए। तो लेफ्ट वाले में क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड दीज टू sides are completely separated, ठीक है। सर व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सेपरेशन? हाँ, टू सेपरेशन किस लिए है, रीजन क्या है इसका, रीजन लिखो, टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, हो सकता है कि डबल सर्कुलेशन में यहां से आ जाए कि दोनों सेपरेटेड क्यों हैं, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग। नेक्स्ट इज, and such a separation, write down, such a separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body cells। अगर सेपरेटेड रहेगा तो सप्लाई कैसी होगी, हाईली एफिशिएंट, सप्लाई ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, वो कैसी रहेगी, हाईली एफिशिएंट, which is necessary for producing a lot of energy। अब मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, उनको वो कैसे, बताओ, ये मैमल्स एंड दीज बर्ड्स आर एक्चुअली किस टाइप के हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी फॉर देयर एक्टिविटीज, ठीक है। और जब उनको एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है कि उनके पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा रेस्पिरेशन के थ्रू, फिर वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए होगी, तो उनका ब्लड का सेपरेशन अलग अलग रखा गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट गेटिंग मिक्स्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों भैया, फॉर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एनर्जी। जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाईली एफिशिएंट, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेपरेटेड। आई बात समझ में, ठीक है। और वार्म ब्लडेड एनिमल है मतलब इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा,
वार्म ब्लडेड का मतलब क्या, टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कैसा रखने का, मेंटेन करना पड़ेगा इनको। तो मेंटेन करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, और ऑक्सीजन हाईली एफिशिएंट सप्लाई में चाहिए होगा। वो कैसे हो सकता है, जब मिक्स ना होने पर, ठीक है। लेकिन इनके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। सो द एनिमल्स सच एज, द एनिमल्स सच एज amphibians, amphibians, amphibians मीन्स जो पानी में रहते हैं, है ना। एंड मैनी रेप्टाइल्स, मैनी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये दोनों लोग कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया दे डू नॉट नीड, they do not need the maintenance of temperature, they will adjust their temperature according to the environment। तो ये क्या करते हैं, adjust they adjust the body temperature according to environment, environment environment। ऐसे एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड बोले जाते हैं। इनके अंदर कितने चेम्बर्ड हार्ट होगा, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर, हाँ, नॉट टू, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जस्ट लाइक फ्रॉग्स, है ना, लाइक फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, these have 3 chambered heart, 3 chambered heart। आई बात समझ में, कितना होगा, 3 chambered heart। अब 3 chambered heart का मतलब इनके पास 2 एट्रिया होंगे। कितने एट्रिया होंगे, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। 3 चेम्बर, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। लेकिन 3 चेम्बर होने के बाद भी होता कैसा है इसमें, डबल सर्कुलेशन, और इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंटेन तो करना नहीं है, तो एनर्जी क्या इतनी ज्यादा चाहिए, होता है लेकिन डबल सर्कुलेशन। इसके अलावा फिर एक आते हैं हमारे पास, कौन, फिशेस। क्या आती हैं, फिशेस। तो फिश हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट। कितना है, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 2 ही चेम्बर है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। आई बात समझ, एक एट अब इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, है ना, लंग्स नहीं होते हैं फिशेस। तो गिल्स से क्या होता है, देखो, हार्ट क्या करेगा इनमें, हार्ट गिल्स तक क्या पहुंचाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दी, ठीक है, और ये O2 वाला ब्लड गिल्स के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड हार्ट में आएगा।
तो इनमें रहता है कैसा सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। आई बात समझ में? ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन समझ में आया। अच्छा, फ्रॉग में कितने चैम्बर ऐड होता है संकल्प? 3 चैम्बर। क्यों? क्या, क्यों ऐसा ऐसा उसमें? अच्छा, 3 चैम्बर्ड है तो क्या इनमें ब्लड मिक्स होता है? यस। अच्छा, इसमें मिक्स होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स कैसे एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड का मतलब? हाँ, एनवायरनमेंट एंड दे डू नॉट नीड द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, स्विच का समझ में आ गया। अब लिखो हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट, हार्ट बीट। लिखो वन कंप्लीट, वन कंप्लीट contraction and relaxation, contraction and relaxation, relaxation the heart of the heart is called heart beat। क्या बोलते हैं इसको? एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या बनेगा? वन हार्ट बीट। चलो देखो, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा बताओ? आर्टरीज में ब्लड पंप आउट होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? आर्टरीज में ब्लड फ्लोज आउट ऑफ हार्ट थ्रू थ्रू आर्टरीज। ठीक है, ब्लड बाहर जाएगा एओर्टा के थ्रू और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में जाएगा, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। लेकिन जब हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स होगा, तो क्या होगा? ब्लड फ्लोज इन इन ब्लड फ्लोज इन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। तो एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में ब्लड अंदर आएगा जब वो रिलैक्स होगा। क्लियर हो गई बात ये? और वो किसके थ्रू आता है? थ्रू वेन्स। आई बात समझ? पल्मोनरी वेन क्या करेगी? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड डालेगी आके लंग्स से, और बाकी वेन्स राइट एट्रियम। बट कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्लियर हो गई बात ये? एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट अ वन हार्ट बीट। एंड हार्ट बीट जो यूजुअली होती है 72 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, बट दिस इज व्हेन वी आर एट रिलैक्स्ड मोड। हाँ, हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेके कौन आ रही है? वेन ही तो लेके आ रही है, बट उसका नाम क्या है? पल्मोनरी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर जा रहा है, जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड अंदर आ रहा है। अंदर आ किस में रहा होगा? एट्रियम में आ रहा होगा, एट्रिया में आ रहा होगा।
एट्रिया में, तो लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन डाल रही होगी ऑक्सीनेटेड ब्लड, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही होंगी वेन्स, मेन वेना केवा के। कोई कंफ्यूजन है? अभी बनाया था डायग्राम, यही तो है एट्रिया, इसमें ब्लड आ रहा है, यहां पर भी ब्लड आ रहा है, बट यहां वेन केवा आ रही है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन लिखा है, यहाँ CO2 वाला आ रहा है, यहाँ पे CO2 वाला आ रहा है। आई बात समझ? चलो, इतना समझ में आ गया। बीट्स कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। और ये कब की बात है? नॉर्मल जब होगी हमारी बॉडी, हेल्दी बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं, ना बुखार है ना कुछ, ठीक है। लेकिन जब आपको कुछ फीवर आता है या फिर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो ये बीट्स बढ़ जाती हैं। समझ में आ रही बात? ये बीट्स बढ़ जाएंगी। और जो बीट्स चेक करी जाती हैं, तो डॉक्टर किससे चेक करते हैं? ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। तो डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन द हार्ट बीट, कि किस तरीके से पल्स। अब वो पूरे 1 मिनट तक थोड़ी ना लगा के रखता है, वो एवरेज देखते हैं। क्या देखते हैं? एवरेज, कि भाई 10 सेकंड में देख लिया उन्होंने, तो 5 सेकंड में देख लिया कितनी बन रही, उसके हिसाब से वो फिर, और बोलते हैं सांस लो सांस छोड़ो, है ना। तो अच्छा, हार्ट बीट का जो साउंड है उसको बोलते हैं लब डब। क्या बोलते हैं? लब डब, लब डब। अच्छा, ये तो तब मैंने बताई थी आपको हार्ट बीट 70 टू 72, जब आप रिलैक्स मोड में होंगे, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एक्टिविटीज लाइक रनिंग और समथिंग, ठीक है। और जब, नोट करके लिख लो, द हार्ट बीट्स फास्टर कब होगा? ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, आफ्टर एन एक्सरसाइज, during and after an exercise, because the body needs more energy under these conditions. When you are doing exercise, when you doing exercise, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म दैट एक्सरसाइज। और जब एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? जब रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन चाहिए तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा? जल्दी जल्दी कौन सप्लाई करेगा? कौन करेगा? लंग्स, लंग्स से हार्ट में आएगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को। क्लियर है बात? तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब टॉपिक डालो पल्स। क्या है? पल्स। सो एवरी टाइम, राइट डाउन, एवरी टाइम, एवरी टाइम द हार्ट बीट्स, द ब्लड is forced into arteries। ब्लड किस में आता है? आर्टरीज में आता है। तो आर्टरीज क्या करती हैं? एक्सपेंड करती हैं लिटिल बिट, ठीक है। सो द ब्लड, दिस ब्लड makes the arteries expand a little, expand a little, and the expansion of an artery
each time the blood is forced into it is called pulse. तो आप यहां पे हाथ रख के देखो जरा, ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा प्रेशर करके देखो, आपको अपनी पल्स मिलेगी, मिल रही? देखो, दो फिंगर लेने हैं आपको और हाथ के यहां साइड पे हल्का सा प्रेशर देके आप फील करो, मिली? नहीं मिल रही है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? करो, ऐसे रख के टच करो थोड़ा सा, नहीं चल रही तुम्हारी पल्स? आर यू डेड? तो यहाँ पे आप पल्स को चेक कर सकते हो कि आपकी पल्स कैसी चल रही है, ठीक है? तो कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाथ ही देख ले, हाथ हाथ दिखाओ, हाथ दिखाने का मतलब वो पल्स चेक करेगा, नहीं तो वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक्सटर्नल सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन इंटरनल बॉडी सिम्टम्स दिखाने लग जाती है पल्स। हम्म, फीवर होगा, जो भी होगा उसे पता चलेगा, बॉडी टेम्परेचर भी देख। अब लिखो ब्लड प्रेशर, टॉपिक डालो ब्लड प्रेशर। Blood pressure. What is blood pressure? So the pressure at which the blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. Write down the pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. जिस प्रेशर से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, कितने टाइप का है ब्लड प्रेशर? दो हैं जो मेजर किए जाते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। स्कूल में हो गया ये? हाँ, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। द पर दो वैल्यूज होती है, एक सिस्टोलिक वैल्यू होती है और एक डायस्टोलिक वैल्यू होती है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, सिस्टोलिक प्रेशर में एक वर्ड होता है सिस्टोल, क्या होता है? ए बातें नहीं, सिस्टोल, और यहां पर वर्ड है, क्या वर्ड था? डायस्टोल। द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द पंप्स द ब्लड इनटू आर्टरीज इज कॉल्ड। तो सिस्टोल एक फेज है, क्या है ये? एक फेज है जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ब्लड किस में जाता है? आर्टरीज में जाता है, तब जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड विल कम आउट ऑफ द हार्ट एंड गो इनटू द आर्टरीज, तब जो आर्टरीज में प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। तो सिस्टोल क्या है? एक फेज है किसका? हार्ट का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो डायस्टोल अब तुम बताओ क्या होना चाहिए? इट इज द फेज ऑफ व्हाट? इट इज द फेज ऑफ हार्ट, जब हार्ट क्या करेगा?
रिलैक्स, क्या करेगा, रिलैक्स, और रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट, और इस टाइम पर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो कम होगा, किसमें, आर्टरीज में, क्योंकि बात जा तो रहा नहीं, तो उस टाइम पे प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। एंड द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड अलाउ द चेंबर टू फिल एंड द विद द ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोल। क्लियर हो गई बात ये? तो कॉन्ट्रैक्ट वाली फेज जो है उसको सिस्टोलिक बोलेंगे, और जो रिलैक्स वाली फेज होगी उसको डायस्टोलिक, डायस्टोल बोलेंगे। एंड द प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन is called is called during contraction is called systolic pressure, and the contraction and the pressure in the arteries during the diastole phase is called diastolic pressure। ये प्रेशर हाई होता है, कैसा होता है, हाई। ये प्रेशर कैसा होगा, लो, इसकी वैल्यू लो। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात ये? तो डेफिनेशन लिख लो इनकी, सिस्टोलिक प्रेशर की डेफिनेशन, the maximum pressure the maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery aorta during contraction phase is called the systolic pressure। ये प्रेशर कैसा है, मैक्सिमम प्रेशर। और ये प्रेशर किस में देखा गया, मेन आर्टरी में। कब देखा गया, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर हो गई बात ये? इसके बाद हमने एक और डेफिनेशन लिखनी है, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं सर, हाँ? डायस्टोलिक प्रेशर में अब यहां क्या होना चाहिए, द मिनिमम प्रेशर, क्या लिखना चाहिए, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर in the arteries during which phase, relaxation phase of heart is called what, diastolic pressure। अब एक हेल्दी ह्यूमन अगर है, अगर कोई हेल्दी ह्यूमन है तो उसका प्रेशर नापा जाता है, वही बीपी नापो इनका, है ना, डॉक्टर बोलता है अपने कंपाउंडर से इनका बीपी नापो। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास क्या रहते हैं लोग आपस में, वो जो अगल बगल उनके काम करने वाले कंपाउंडर, तो कंपाउंडर क्या करता है, जो भी पेशेंट आया तो एक कार्ड होता है डॉक्टर को दिखाने से पहले, है ना, तो उस कार्ड में नेम ऑफ द पेशेंट, एज क्या है उसकी, डेट, क्या उनका बीपी था, कितना वेट था, ये सारी चीजें जो प्राइमरी डेटा है डॉक्टर्स तक पहले पहुंचता है। तो वो कौन कर रहे होते हैं लोग, कंपाउंडर लोग कर रहे होते हैं। तो आप जैसे मान लो कि आप अपने दादाजी को लेके गए, तो वो पहले क्या करेंगे, दादाजी की एज हो गई, नाम क्या हो गया, और वो बीपी नापेगा। तो बीपी जब वो नापता है तो फिर वो क्या लिखता है, बीपी ऐसे लिखेगा, बीपी कितना है 120/80, क्या लिख देगा 120/80। अगर नॉर्मल है, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान पहुंचा जिसका बीपी ना बढ़ा हुआ है ना ज्यादा कम है, तो नॉर्मल इंसान का कितना रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस, ये रेंज, ठीक है। अब ये जो लिखा था, ये लिखा था मैक्सिमम वाला, तो सिस्टोलिक प्रेशर लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है, सिस्टोलिक, मतलब हार्ट जब क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तब आर्टरीज में कितना प्रेशर बनता है। और ये वाला कौन सा है,
ये कौन सा मिनिमम वाला जो हम लोग बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर ये 120 और 80 है क्या? ये 120 mm ऑफ मर्करी कॉलम, क्या है? 120 mm ऑफ मर्करी कॉलम। एंड तो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mm ऑफ मर्करी कॉलम, एंड डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कितना होगा? 80 mm ऑफ मर्करी कॉलम। एक्चुअली है क्या ये? एक इस तरीके का हमारे पास एक डिवाइस होता है जो बीपी नापता था पहले, ठीक है? अब तो डिजिटल वाले आ गए हैं। अब कैसे आ गए हैं डिजिटल वाले? पहले क्या होता था, एक ऐसे स्केल टाइप की होगी जिसके अंदर एक लिक्विड भरा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्करी, ठीक है? और इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मो, स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर इज अ डिवाइस टू यूज, मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसको हम लोग प्रेशर नापने के लिए, एंड दिस इज एडिशनल थिंग व्हिच इज कॉल्ड स्फिग्मो, ठीक है? स्फिग्मो मैनोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये मरकरी ऊपर की तरफ राइज करेगी। क्या करेगी? राइज करेगी, उठेगी ऊपर की तरफ। कितनी अगर उठ गई? 120 mm उठ गई तो कौन सा प्रेशर है? और फिर ये फॉल डाउन होगी तो सिस्टोलिक के टाइम पर कितनी होगी? 80 mm। तो समझ में आया? सॉरी, डायस्टोलिक के टाइम पे कितनी होगी? 80 mm। तो समझ में आया ये? तो स्फिग्मोमैनोमीटर में जो ये मरकरी ऊपर उठ रही है, कितना ऊपर उठ गई है वो, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? मरकरी ऊपर जा रही है तो पता चलेगा कि हाँ आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 है या एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, ठीक है? अब जब बच्चा यंग होता है, ये तो हम लोग एडल्ट के लिए बात कर रहे हैं, जब बच्चा यंग होगा तो उसका 110 एंड 75 रहेगा। कितना रहेगा? 110 एंड 75, ठीक है? तो यंग पर्सन का इतना रहता है 110 75, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे एज अराउंड 60 इयर्स पहुंचेगी, मतलब ओल्डर गाइज, ठीक है, इनका इनका हो जाएगा समथिंग राउंड 145/90। व्हाट इज द 145? 145 इज सिस्टोलिक, 90 क्या हो गया? डायस्टोलिक। तो हम इनको बोलेंगे कि जो दादा दादी लोग हैं इनको बीपी की समस्या है। ब्लड प्रेशर कैसा है इनका? हाई है। सर ये हाई, अब या फिर हम बोलेंगे इनका जो ब्लड प्रेशर है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, दिस टाइम जो ब्लड प्रेशर होगा इसको बोलेंगे हाइपर टेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपर टेंशन, ठीक है? हाइपर टेंशन। अब सर ये हाइपर टेंशन क्यों होता है? हाइपर टेंशन क्यों होता है? क्योंकि एज के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती, आप बड़े होते जाओगे तो क्या होगा कि आपकी आर्टरीज में फैट स्टोर होना चालू होगा। बोलो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो आपकी आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब ब्लॉक हो जाएंगी तो आपकी आर्टरीज पर प्रेशर पड़ना चालू हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो ज्यादा बढ़ेगा तो फिर आपका प्रेशर 120 नहीं दिखाएगा, फिर कितना दिखाएगा? 145। और अगर इस टाइप की हो गई तो फिर आपकी आर्टरीज में क्या आया है? तनाव। क्या आया है? तनाव, और वो भी बहुत ज्यादा। तो हाइपर टेंशन के शिकार हो जाओगे। आई बात समझ में? तो बीपी की प्रॉब्लम्स है। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आया? तो ब्लड प्रेशर समझ में आया कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोल और डायस्टोल वर्ड से आया। सिस्टोल होता है वो फेज ऑफ द हार्ट व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड व्हेन द इट रिलैक्स इट इज कॉल्ड डायस्टोल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, लिखा कैसे जाता है? 120/80। ये नॉर्मल का है। अगर आप लोगों का भी देखा जाए तो अभी आपका इसके अराउंड आएगा, ठीक है? मेरा भी ऑलमोस्ट इतने इतने के आसपास आएगा। लेकिन जैसे ही 40s 50s 60s में जाते रहोगे धीरे धीरे
ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? आपकी बॉडी धीरे धीरे क्या कर रही है? प्रोग्रेस नहीं कर, क्या कर रही है कि खा रहे हो पी रहे हो आप, ठीक है, धीरे धीरे, और इतनी एक्टिविटी करते नहीं। अब बड़े बड़े सेठ हैं, बस चेयर पे बैठ गए, ऐसे तोंद निकल आई उनकी, फैट खाते तो बहुत बढ़िया बढ़िया रस मलाई और वो कुछ भी आया सब पेल गए, ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या? धीरे धीरे फैट बढ़ता जाएगा, फैट बढ़ता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। तो कभी कुछ तला हुआ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो नसें क्या हो जाएंगी, जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होंगी, ब्लॉक होंगी तो हाइपर टेंशन, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलो चलो नेक्स्ट लिखो, हाउ डू हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स। ये टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब सुनो, तो हमने ये देखा कि ब्लड क्या कैरी करता है, ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन, बट ये ब्लड डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद बॉडी सेल्स नहीं होगा। इट इज नॉट डायरेक्टली इन कांटेक्ट, ये ब्लड सीधा बॉडी सेल्स तक जा रहा है नहीं। तो क्या है, हर एक बॉडी सेल, मैंने बताया था कि बॉडी सेल्स जो होती है, दीज आर क्लोज टू क्या पढ़ाया था मैंने, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के क्लोज में रहेगी। और यही ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज लीक करती हैं क्या? प्लाज्मा। क्या करेंगी? लीक करेंगी प्लाज्मा। इनकी मेम्ब्रेन कितनी होती है? 1 सेल की थिकनेस के बराबर ही इनकी वॉल होगी ब्लड कैपिलरीज की। तो जो ये प्लाज्मा होगा ब्लड का, दैट विल लीक आउट, एंड दिस लीक द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू फ्लूइड। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? तो बॉडी सेल्स तक जो खाना पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? लीक आउट करती हैं प्लाज्मा को। और प्लाज्मा में मैंने पहले ही बताया था आपको क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स रहेंगे, बेसिक जो भी इसेंशियल चीजें हैं वो रहेंगी। और इसी जब ये लीक आउट होगा फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। सो लिखो यहां पे टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। टिश्यू फ्लूइड, द लिक्विड from the blood which is forced out through capillaries, through the capillary walls, and between move between all the body cells, all the body cells is called tissue fluid. और यही टिश्यू फ्लूइड से क्या होता है? ऑक्सीजन, फूड एंड CO2 एक्सचेंज होती है। क्लियर हो गई बात ये?
अब डायग्राम से समझो थोड़ा। सपोज दैट दीज आर सम ब्लड कैपिलरीज and these are the cells, body cells. ठीक है, तो होगा क्या, ये जो ब्लड सेल्स हैं ये वेरी थिन वॉल्ड होंगी, बोलो थिन वॉल होंगी, तो इनमें से प्लाज्मा लीक आउट करके इनकी सराउंडिंग में आ जाएगा, बोलो बोलो, इनकी सराउंडिंग में क्या होगा, जो प्लाज्मा लीक आउट हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। आई बात समझ में। और इस टिश्यू फ्लूइड में क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा, डाइजेस्टेड फूड भी होगा, और सेल ने जो एक्टिविटी की है रेस्पिरेशन के थ्रू, CO2 भी बाहर रिलीज करेगा, तो इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड में CO2 भी आ जाएगा। तो इस टिश्यू फ्लूइड में अगर यहां से फूड आया तो वो अंदर जाएगा, ऑक्सीजन भी अंदर जाएगा, लेकिन जो बाहर इन्होंने सेल ने क्या रिमूव किया है, CO2, दैट इज टेकन बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और अगर कुछ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो फिर हमारा एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ जो होता है वो एक्चुअली क्या है, ये बॉडी टिश्यू से जो लिक्विड है उसी को फिर वापस से ब्लड में लाया जाता है। आई बात समझ में। तो कुछ ऐसा भी होता है कि अगर मान लो कि यहां से बॉडी टिश्यू फ्लूइड रीएब्सॉर्ब हो गया तब तो ठीक है, फिर से ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है दैट रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड कैरिंग द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड विद विद लार्ज लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, write down large protein molecules, digested fat, digested fat, germs from the cells, and fragments and fragments of dead cell dead cells enters into another type of tiny tubes called lymph capillaries। किसमें चला जाएगा ये, lymph capillaries में, and it becomes lymph। क्या बन जाएगा फिर वो, तो वही बॉडी टिश्यू जिसके अंदर क्या क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स हैं फ्रॉम द सेल्स एंड द फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, enters into another type of tiny tubes called lymph capillaries and it becomes lymph। ठीक है, और फिर ये lymph vessels, lymph किसके थ्रू, lymph vessels के थ्रू वापस से ये किस में आ जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई बात समझ में। अब ये आता कहां पे है, उसको हम लोग बोलते हैं सब, ये जहां पे डाला जाता है उसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन। तो लिम्फ वेसल के थ्रू जो लिम्फ वापस से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, दैट इज पोर्ड इनटू सब क्लेवियन, CLAVIAN, सब क्लेवियन वेन। और वो वेन हार्ट के जस्ट ऊपर इधर साइड होती है। ठीक है,
अब हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। एक बचा अब क्या इसका सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर क्या बचेगा हमारा पार्ट एक बचा लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल स्टॉप इट हियर, आई विल फिनिश इट अप। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो भी बचा है, लेंसेज वगैरह जो भी है, वो लाइट वाला चैप्टर पूरा खत्म करूंगा। फिर इसके बाद इसका बस एक दो लेक्चर लगेंगे, एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये समझ में आ गया? तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि फूड कैसे जाता है, बोलो फूड कैसे बॉडी सेल्स तक पहुंच रहा है, तो क्या बताओगे? थ्रू ब्लड कैपिलरीज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड में ही जा रहा है। ठीक है, अब टॉपिक डालो क्या, लिम्फेटिक सर्कुलेशन या फिर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? देखो, अ सिस्टम of tiny tubes called lymph vessels or lymph vessels lymph vessel or lymphatic lymphatics and lymph nodes, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, याद रखना, lymph node। और lymph nodes को हम लोग lymph glands भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? lymph glands। in the human body which transports the liquid called lymph lymph from the body tissue to the blood circulatory system is called lymphatic system। तो बॉडी टिश्यू से लिम्फ को लिया लिम्फ वेसल्स के थ्रू, और उसमें लिम्फ वेसल में जगह जगह पे क्या होंगे, लिम्फ ग्लैंड्स होंगे, जिनमें जिनमें क्या बनते हैं, लिम्फोसाइट्स। क्या बनते हैं? लिम्फोसाइट्स। एंड दीज लिम्फोसाइट्स आर basically the a kind of WBCs which fight against the infection। क्लियर हो गई बात ये? और फिर इसी लिम्फ को किसमें वापस से डाल दिया जाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। एंड जिस जगह डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? सबक्लेवियन वेन। आगे फिर से क्या था नाम उसका? सबक्लेवियन वेन। और इस जगह पे ला के फिर से पोर कर दिया जाता है लिम्फ को, एंड द प्लाज्मा अगेन बिकम द पार्ट ऑफ द लिम्फ, अगेन बिकम द पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। आई बात समझ में? कभी फोड़ा फुंसी हुई है तो आपने देखा होगा, अगर कभी आपके कान में दर्द हो रहा है या फिर मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर कभी वो देखा है, क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह निकले, तो यहाँ पे आपको दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स। और एक और होता है जहाँ पे आपकी थाइस जुड़ी है, उधर पे रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी। तो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, उन लिम्फ नोड्स में पेन उठता है अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, जैसे पैरों में फोड़ा फुंसी होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ दर्द होगा। टॉन्सिल्स होंगे तो आपको यहाँ दर्द होगा। क्यों दर्द क्यों हो रहा है? एक्चुअली लिम्फोसाइट्स ज्यादा अमाउंट वहां पे एक्टिव हो गया वो, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे दर्द करता है। ठीक है, तो समझ जाना कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, इधर साइड ये। ठीक है, और यहाँ पे
जहां थाइस जुड़ी हैं। चलो अब लिखो, डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में चार चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो lymphatic system consists of four things, that is capillaries lymph capillaries, next is larger lymph vessels, third thing lymph node, and the fourth thing is lymph itself. lymph बनता किससे है? बॉडी बॉडी सेल्स के आसपास जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसी से क्या बनता है? लिम्फ। लिम्फ फिर किस में सक आउट होगा, सक इन होगा? लिम्फ कैपिलरीज में। फिर उससे लिम्फ वेसल्स, बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल्स। फिर जगह जगह लिम्फ वेसल्स में क्या अटैच्ड हैं? लिम्फ नोड्स, जिनसे लिम्फोसाइट्स निकल के लिम्फ के अंदर आएंगे, इन्फेक्शन वगैरह है उसको हटाएंगे, और फिर जो बन गया वो चीज तो लिम्फ ही है, ठीक है। चलो अब डायग्राम समझो। देखो डायग्राम देखो। सी, अब देखो, तो लिम्फ वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में दे आर प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी। क्लियर है ये बात? जो ये मैंने आपको डॉट डॉट से नजर दिखाए, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड लिम्फ लिम्फ नोड्स, ठीक है। और ये जो है, ये दीज आर लिम्फ वेसल्स। नोड्स यहां पर भी हैं, यहां पर भी होते हैं, ये जहां थाइस जुड़ी हुई इसके आसपास भी होंगे आपके, ठीक है। क्लियर है ये बात? अच्छा, यहां पर
ठीक है, these are the points where these are the points where the points point where lymph is exchanged with the lymph is passed into blood circulation, blood सर्कुलेशन। आई बात समझ में? दीज आर द पॉइंट्स जब वो फिर से ब्लड के अंदर आ जाए। क्लियर हो गई बात? ये आ गई बात समझ में? डायग्राम से समझ में आ गया? और ये छोटी छोटी और भी टाइनी लिम्फ ब्लड कैपिलरीज होगी, ब्लड वेसल, लिम्फ नोड्स, और इसमें जो फ्लूइड बह रहा है उसको क्या बोलोगे? लिम्फ। क्लियर है ये बात? अब ये डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज फिर मैं की नोट्स लिखवाता हूं। ठीक है, तो समझ में आ गया? और दिस देख, जहां पे सर्कुलेशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? सब क्लेवियन वेन में आके पोर करती है। लिम्फ इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो अभी लिखवाएंगे आपको। राइट डाउन, लिखो, लिम्फ कैपिलरीज स्टार्टिंग विद दिस। ठीक है, सो लिम्फ कैपिलरीज आर tiny tubes which are present in which are present in which are present in the whole body, just like the blood capillaries, lymph capillaries भी पूरी बॉडी में है। lymph capillaries are different from blood capillaries in two ways. Number one, lymph capillaries are lymph capillaries are closed ended। कैसी होंगी? closed ended। Number two, pores in lymph capillaries are bigger than blood capillaries। ब्लड कैपिलरीज से लिम्फ कैपिलरीज में जो पोर्स होंगे वो बड़े होंगे, ताकि बॉडी टिश्यू जो टिश्यू फ्लूइड है वो इजीली अंदर ले पाए। नेक्स्ट, चलो देखो, तो दो चीजें हो गई। एक तो क्या है कि ब्लड कैपिलरीज कैसी हैं? क्लोज्ड एंडेड। सिंस दीज ब्लड कैपिलरी सॉरी लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज्ड एंडेड, तो जो टिश्यू फ्लूइड है दैट कैन ओनली बी स्वीप इन द ब्लड सॉरी लिम्फ कैपिलरी। क्लियर हुई बात? ये ऐसे ओपन तो है नहीं कि उधर से एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले
से जिससे क्लोज एंडेड है, तो सिंस, नोट करके लिखो, सिंस lymph capillaries are closed ended, so tissue fluid can only seep into the walls of the lymph capillaries. Body, so tissue fluid है that can seep into the walls of blood lymph capillary. Next thing, इसके पोर्स कैसे थे बताओ? पोर्स कैसे थे? बिगर इन साइज. तो जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे जो ब्लड कैपिलरीज में नहीं एंटर कर पा रहे थे पोर्स के थ्रू, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर. तो सिंस पोर्स आर बिगर, द large molecules of protein can enter into lymph capillaries. अब ये लिम्फ कैपिलरीज किस में ज्वाइन होंगी आके बताओ? लिम्फ कैपिलरीज किस में अटैच्ड होती हैं? लिम्फ वेसल्स में. लिम्फ capillaries join lymph vessel, and these lymph vessels have what? Lymph nodes. ये जो lymph vessels हैं इनमें क्या है? फिर ये क्या अटैच्ड है? lymph nodes. They contain special type of cells called lymphocytes. क्या बोलते हैं इनको? lymphocytes. ये याद रखना. तो लिम्फ नोड के अंदर क्या होती है? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स. और इनका काम क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन क्लीनिंग द लिम्फ को क्लीन करना, एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डिजीज. तो लिम्फ नोड के अंदर क्या है? लिम्फोसाइट्स. और लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं? दे आर क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द डिजीज. वो कैसे? जो भी लिम्फ के अंदर जर्म होगा उसको किल करने का काम. अच्छा, व्हाट इज लिम्फ एक्चुअली? लिम्फ क्या है? नाउ लिम्फ नोड पढ़ लिया, इसके बाद आ गए लिम्फ क्या है. लिखो, इट इज अ लाइट येलो liquid which is somewhat similar in composition to blood plasma. जैसे ब्लड प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन था वैसा ही किसका होता है? लिम्फ का.
अच्छा, लिम्फ रेड क्यों नहीं है? बिकॉज इट डू नॉट कंटेन आरबीसीज, आरबीसीज नहीं है इसमें, तभी ये कैसा है, लाइट येलो लिक्विड। कभी आपको फुंसी वगैरह हुई है, तो फुंसी जब होती है तो आपने देखा होगा कि उसके आसपास लिक्विड सा फ्लो करता रहता है, पानी से छोड़ती है वो, जब पक चुकी होती है बिल्कुल, है ना? तो वो एक्चुअली है क्या, क्या है? लिम्फ है। क्या है? लिम्फ। और जो पस होता है वो खराब हो चुका जो लिम्फ है। समझ में आ रही बात? ये फुंसी फोड़ते हो तो कुछ पस निकलता है वाइट वाइट, वो एक्चुअली है क्या, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है? लिखो, लिम्फ इज नॉट रेड, नॉट रेड like blood, because it does not contain it does not contain RBCs. They do not contain, does not contain, lymph does not contain RBCs. Next point is lymph contain large protein molecules and digested food which came from which came from which came from tissue fluid, tissue fluid between the cells, between the cells. It contains germs and fragments of dead cells, जो सेल्स हमारी बॉडी में खत्म हो चुकी है उनके फ्रेगमेंट्स को। अच्छा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है एक यहाँ पे, एंड दिस नोट इज लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है? दैट इज फ्रॉम बॉडी, दैट फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट। ठीक है? अच्छा, लिम्फ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सर व्हाई वी कॉल इट एक्स्ट्रा सेलुलर? क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं है, सेल के आसपास है, टिश्यू फ्लूइड है ना ये। तो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड वी कॉल इट लिम्फ। And that body fluid is seep in into the lymph capillary. कैपिलरी किससे अटैच्ड है, लिम्फ वेसल से। लिम्फ वेसल्स में क्या अटैच्ड है, नोड्स। नोड्स में क्या बनते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, जर्म्स को मारना और लिम्फ को क्लीन रखना। आई बात समझ में? तो एक तरीके से ये भी हमारा, जैसे ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम का भी काम क्या है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंफेक्शंस। ठीक है? तो राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लिम्फ।
द फंक्शन ऑफ lymph. Number one, it takes part in the nutritive process of body. न्यूट्रिटिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? इट कैरीज large protein molecules and what, एक और चीज है, also carries digested fat. तो एक तो न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी में ये इन्वॉल्व है. दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी by killing germs. और एक और चीज इनके अंदर होती है क्या? डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स. तो ये एक तरीके से इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक fragments of dead cells. और इसी के साथ ही हमारा ये ट्रांसपोर्ट वाला जो पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया. अब बचा एक, दैट इज एक्सक्रीशन. वो हम लोग बाद में कवर करेंगे.